नमस्कार आप सभी को। तो अश्विन माह यानी कुंवार माह बीत गया, जिसमें मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने और बैलेंस करने का संघर्ष था। अब शुरू हुआ है कार्तिक माह। कार्तिक माह इस महीने में आपका अनाहत चक्र, जिसमें मुख्य रूप से थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड, जिसे विष्णु ग्रंथि भी कहते हैं, इसको एक्टिव करना और इसको बैलेंस करना, इसका संघर्ष होता है। एक्चुअली एक्टिवेट है, इसको बैलेंस करने का संघर्ष होता है मुख्य रूप से। तो ये थाइमस ग्रंथि को विष्णु ग्रंथि क्यों कहते हैं, अनाहत चक्र को विष्णु ग्रंथि भी क्यों कहते हैं, पहले इसको समझते हैं। सृष्टि की रचना हो गई, तो परमात्मा जब सृष्टि की रचना कर रहे हैं तो परमात्मा के उस रूप को हम ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म, सृष्टि की रचना हो गई, अब सृष्टि को चलाना है। ठीक है, तो ये परमात्मा जब इस सृष्टि को चला रहे हैं तो परमात्मा के इस रूप को हम कहते हैं विष्णु। तो ये जो हमारा अनाहत चक्र है, इसको विष्णु ग्रंथि इसलिए कहते हैं कि हमारे अंदर जो कुछ भी एक्शन रिएक्शन हो रहा है उसका सीधा असर हमारे अनाहत चक्र पर होता है, इसको ही प्रभावित करता है। और इस ग्रंथि को एक्सप्रेशंस की ग्रंथि भी मानते हैं। एक्सप्रेशंस की, भाव जितने भी हमारे अंदर हैं, अच्छे या बुरे जैसे भी, वो इसी विष्णु ग्रंथि के जरिए एक्सप्रेस होते हैं। सच या झूठ, ये सारा कुछ इस विष्णु ग्रंथि के जरिए एक्टिव मतलब एक्सप्रेस होता है। कहते हैं ना कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं। या तो आप खुशी महसूस करते हैं या तो आप दुख महसूस करते हैं, और इसे ही जीवन की लीला कहते हैं। सुख और दुख के योग को ही लीला कहते हैं। मतलब जीवन में जो लीलाएं हो रही हैं, कभी इंसान को दुख भी आ रहा है, कभी संघर्ष भी आ रहा है, कभी बिल्कुल रिलैक्स है, कभी बिल्कुल खुशी महसूस कर रहा है। दोनों ही कंडीशन में आपका थाइमस यानी कि अनाहत चक्र वाइब्रेट, मतलब ये प्रभावित होता है। तो हमारे अंदर जितने भी भाव हैं उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए 3 भाषाएं इंपॉर्टेंट होती हैं। लिखित, सबसे पहले कथित, लिखित और सांकेतिक। भाषा के कितने रूप हैं, कितने तरीकों से आप अपने भाव को एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला, बोल करके, सीधे सीधे बोल दिया। दूसरा, लिख करके, लिख दिया। तीसरा, इशारों से, सांकेतिक एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर एक बात और कनेक्ट करती है कि जो डांस होते हैं, जो नृत्य होते हैं, जो ओरिजिनली जो सही तरीके से किए गए डांस और नृत्य होते हैं, वो एक्सप्रेशन होते हैं। मुख्य से डांस या नृत्य का मुख्य जो अर्थ है वो है एक्सप्रेशन। ठीक है, और हर एक नृत्य जो है किसी एक ग्रंथि को एक्टिवेट भी करता है। खाली ये दूसरा सब्जेक्ट है, पर इससे कनेक्टेड था तो मैंने थोड़ा सा बता दिया। तो इसलिए, और ये जो अनाहत चक्र है, ये कला यानी आर्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो ये जो अनाहत चक्र है, इस अनाहत चक्र से 2 तत्व डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। पहला है आयरन, जो आपको फिजिकली स्ट्रांग बनाता है, और दूसरा है कैल्शियम, जो आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाता है, यानी इमोशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आयरन कर्म के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो आयरन और कैल्शियम का योग है,
यही कुंडली में 2 भाव है। जो लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजी की मतलब रट्टाफिकेशन वाली नहीं बल्कि एक्चुअली खुद रिसर्च करने वाली नॉलेज रखते हैं, वो लोग समझ गए होंगे कि मैं किस भाव की बात कर रही हूँ। तो हमारे अनाहत चक्र से 2 भाव कनेक्ट होते हैं। एक है जो कर्म के लिए इम्पॉर्टेंट है, दूसरा जो इमोशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ और हम मतलब प्रैक्टिकल मतलब कह सकते हैं कि हाँ प्रैक्टिकल प्रोफेशनल, और एक हमारा इमोशनल पर्सनल वो भी पर्सनल। यहाँ पे ना बड़े कन्फ्यूजन आजकल क्रिएटेड है, लोग सोचते हैं सिर्फ पर्सनल और प्रोफेशनल, एक्चुअली होता है प्रैक्टिकल और इमोशनल, प्रैक्टिकल एंड इमोशनल। ये 2 जो हमारे किरदार हैं, हम कैसे हमारे अंदर के 2 भाव हैं, ये डायरेक्टली हमारे विष्णु ग्रंथि से कनेक्टेड है। इसलिए क्यों, जो हमारी सृष्टि चल रही है इसमें 2 इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं इस सृष्टि के, एक है प्रैक्टिकल और दूसरा है इमोशनल। ठीक, तो सृष्टि चलती ही है प्रैक्टिकल और इमोशन से। अगर आप सोचते हैं इमोशन को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, आप सिर्फ प्रैक्टिकल हो जाएंगे ना, आप खुद ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, इमोशन एंड प्रैक्टिकल दोनों आधार मतलब एक दूसरे के पूरक हैं, आधार नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का एक साथ बैलेंस्ड होना हमारे अंदर हमारी विष्णु ग्रंथि को मजबूत करता है। आजकल लोग कहते हैं हार्ट अटैक्स इतने क्यों आ रहे हैं लोगों को, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग अपनी विष्णु ग्रंथि को बैलेंस करना नहीं जानते हैं। इंसान या तो बिल्कुल दिखावे में जीता है या तो बिल्कुल ज़बरदस्ती जो है नहीं वो दिखाने की कोशिश करता है, और या फिर फोर्सफुली वो जो है उसको छुपाने की कोशिश करता है। आप समझ रहे हैं, जो है नहीं वो दिखाने की कोशिश करता है और जो है उसे छुपाने की कोशिश करता है। ये 2 मानसिकता, ये 2 गलतियों की वजह से इंसान अपना हार्ट ब्लॉक करता है, अपने अनाहत चक्र को ब्लॉक करता है, अपनी विष्णु ग्रंथि को कमज़ोर करता है। ठीक है, तो खैर, तो 2 तत्व इससे जुड़े हैं, और एक को कहते हैं आयरन और दूसरे को कहते हैं कैल्शियम। जो भारत का ईस्ट साइड है वहाँ पर आयरन की अधिकता है, इसलिए आप देखेंगे जो ईस्ट साइड के लोग हैं वो लोग फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, है ना। तो इसीलिए पूरे विश्व में जो है लोग यूपी बिहार के लोगों को, झारखंड के लोगों को ले जाते हैं काम करवाने के लिए, है ना, अपना फिजिकल वर्क करवाने के लिए, बिकॉज आयरन स्ट्रांग है इधर। और जो वेस्ट साइड है इस तरफ कैल्शियम स्ट्रांग है, आयरन की कमी है। और रंग का बहुत ज़्यादा गोरा और सांवला होने का भी यही कारण होता है, आयरन की कमी या आयरन की अधिकता। आयरन ज़्यादा है तो रंग थोड़ा सांवला होगा, आयरन की कमी है तो इंसान में आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो खैर ये चीज़ हो गई। तो ईस्ट साइड जो है जहाँ पर आयरन की अधिकता है वहाँ पर विटामिन डी और कैल्शियम की इम्पोर्टेंस है, और जो वेस्ट साइड है जहाँ पर कैल्शियम की अधिकता है लेकिन आयरन की कमी है वहाँ आयरन और B12 की इम्पोर्टेंस है। तो वेस्ट साइड वाले लोगों को कृष्ण पक्ष में प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं, बायोलॉजिकली भी, इमोशनली भी ना, फिजिकली, इमोशनली एंड सोशल लाइफ में। इसे हम भौतिक स्वास्थ्य कहते हैं। इमोशनल, फिजिकल एंड सोशल लाइफ के कॉम्बिनेशन को हम भौतिक स्वास्थ्य कहते हैं। और जो ईस्ट साइड के लोग हैं यहाँ पर विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से इन शुक्ल पक्ष में इनको इमोशनल, फिजिकल एंड सोशल लाइफ में कमी आती है। ठीक, तो खास करके एक स्त्री का इन दोनों जगहों पर ज़्यादा रोल है। क्यों? क्योंकि एक स्त्री ही साक्षात प्रकृति का रूप है, और ये जो क्रियाएं हो रही हैं ये प्रकृति में हो रही हैं, तो स्त्री को डायरेक्टली सीधा सीधा प्रकृति का रूप माना जाता है। और ये क्रियाएं, क्योंकि स्त्री को ही मेंस्ट्रुएशन होता है जो कि दिखता है, मतलब स्त्री में मेंस्ट्रुएशन का होना जाहिर होता है, वो दिख रहा है, लेकिन पुरुष का नहीं दिखता है, इसलिए पुरुष को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। पर ऐसा नहीं है कि उनके अंदर हार्मोनल तिथियों के अनुसार इस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है, पुरुषों में भी पड़ता है। बस ये है
पुरुष इतना एक्सप्रेसिव नहीं है तो उसकी ये चीज़ बायोलॉजिकली नहीं दिखाई देती है, पर एक महिला में बायोलॉजिकली ये चीज़ दिखाई देती है। इसलिए महिला को ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी माना जाता है, और होती भी हैं महिलाएं। दुख हो तो भी रो देंगी, बहुत ज़्यादा खुशी हो तो भी रो देंगी, है ना। तो वो ज़्यादा महिलाएं एक्सप्रेसिव होती हैं। और महिलाओं के ज़्यादा एक्सप्रेसिव होने को उनका इमोशनली कमज़ोर होना कुछ लोग मानते हैं, पर वो लोग खुद उतने समझदार नहीं हैं। तो खैर, तो एक महिला जिसे मेंस्ट्रुएशन होता है उसे ही वेस्ट साइड की ये कमी महसूस होगी, और उसे ही ईस्ट साइड की ये कमी महसूस होगी। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महिला जब उपवास करती है और वो चीज़ें खाती पीती है जो उसके अंदर आयरन और B12 को बढ़ाए, तो उसकी वो कमी बैलेंस्ड होती है। और शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जब एक ऐसी महिला जिसे मेंस्ट्रुएशन होता है, चाहे वो शादीशुदा, इन दोनों ही उपवास से शादीशुदा होने और नहीं होने का कोई संबंध नहीं है। बस बात यह है कि शादी के बाद प्रैक्टिकल रूप से, सोशल रूप से एक महिला से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बच्चा जन्म दे। बच्चे की शादी से पहले तो एक लड़की से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता ना वो बच्चा जन्म दे, लेकिन शादी के बाद तो एक्सपेक्ट किया जाता है ना। उसी तरह से जब तक उसके जीवन में कोई लाइफ पार्टनर आया नहीं है, तब तक तो उसके लाइफ पार्टनर की तबीयत सही है या ख़राब है तो कोई नहीं देख सकता, क्योंकि उसकी लाइफ में लाइफ पार्टनर आया ही नहीं है। लेकिन जब उसकी लाइफ में लाइफ पार्टनर आ गया है, तब उसके अंदर कोई ऊर्जा घट रही है, बढ़ रही है उसके लाइफ पार्टनर से रिलेटेड, तो वो चीज़ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। बात यह है, तो एक्सपेक्टेशन शादी के बाद बढ़ जाती है, लेकिन ये जो कमी है ये शादी से पहले भी एक लड़की में दिखाई देती है, अगर उसको प्रभावित कर रही हैं ये चीज़ें तो। ठीक है। तो कृष्ण पक्ष जब किसी को नेगेटिवली अफेक्ट करता है, तो उस लड़की में जिसे मेंस्ट्रुएशन होता है उसके साथ क्या होता है, उसको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बढ़ती है, ओवर ब्लीडिंग होगी, वाइट डिस्चार्ज होगा, इस तरह की समस्याएं होंगी। और जो जिसको मतलब शुक्ल पक्ष प्रभावित कर रहा है, जिस लड़की को या जिस महिला को जिसको मेंस्ट्रुएशन होता है, तो उसको क्या होगा कि PCOD जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसको यूट्रस से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ओवरी से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। एक में शरीर में धातुओं के टिकने की प्रॉब्लम है, और दूसरे में शरीर में धातुओं के बनने की प्रॉब्लम। आप समझ रहे हैं, शुक्ल पक्ष में धातुओं रक्त के बनने में प्रॉब्लम आती है, और कृष्ण पक्ष में रक्त के शरीर में टिकने में प्रॉब्लम आती है। दोनों अंतर बहुत अच्छे से समझिएगा। शुक्ल पक्ष में ब्लड के बनने में प्रॉब्लम आती है विटामिन D और कैल्शियम की कमी से, और कृष्ण पक्ष में बन रहा है पर शरीर में टिक नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है बॉडी में, वो शरीर से निकल जा रहा है। प्रॉब्लम ये है। तो जब शरीर से निकल जा रहा है तो ये जो एनर्जी होती है वो सिर्फ उसके पति को नहीं प्रभावित करती है, उसके सबसे पहले उसका असर उसके भाई पर दिखाई देता है। अब ये बात मैं कुछ नहीं बता रही हूँ, लोगों कहेंगे ऐसा है, हाँ बिल्कुल ऐसा है। जब भी आपके शरीर में जो ब्लड है वो कैसा है, वो घट रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसका सबसे पहला रिएक्शन आपका जो लौकिक जो ब्लड से रिलेशन करके जो आपका भाई होगा ना, उस पर आपको दिखाई देगा। सबसे पहले उसी पर दिखता है, क्योंकि जो ब्लड की जो एनर्जी है वो भाई से भी संबंधित होती है, और उसके बाद पति से भी संबंधित होती है। ठीक है, तो ये भाई से भी संबंधित है। और उसी तरह से जब ब्लड नहीं बन रहा है तो भी तो यूट्रस, तो एक तो संतान होने में क्योंकि धातुएं बन ही नहीं रही हैं, तो संतान के होने में समस्या आती है। तो इस संतान से भी संबंधित है और प्लस भाई से भी संबंधित है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप देखें तो मंगल को ही भाई कहा जाता है, मंगल को सीधा सीधा भाई कहा जाता है, ऐसी उपमा दी गई है, और एक्चुअली वो असर दिखाई देता है। ठीक है, तो जब जब बॉडी में ब्लड बन ही नहीं रहा है तो आपको संतान होने में समस्या आएगी।
और जब बॉडी में ब्लड बन तो रहा है तो भी संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि हस्बैंड से नहीं बनेगी। ये प्रॉब्लम होती है, बन रहा है लेकिन शरीर में टिक नहीं रहा है। आप देखिएगा, मेरे पास ऐसे बहुत सारे कंसल्टेशन के लिए महिलाएं आई हैं जो अपने मैरिटल लाइफ में बहुत परेशान रही हैं, बहुत लाइफ, स्पेशली अपने हस्बैंड को लेके बहुत परेशान रही हैं। और हस्बैंड और उनकी मेन जब प्रॉब्लम पता चली तो वो वाइट डिस्चार्ज प्रॉब्लम है। और आप देखेंगे कि जिस लड़की या जिस महिला को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो फिर हस्बैंड से बनना उसके लिए मुश्किल होता है। और जब नहीं बन रहा है तो भी प्रॉब्लम आती है, तब दूसरे तरीके की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये सारे कनेक्शन होते हैं और इसी तरह से प्रेडिक्शंस होती हैं, और बायोलॉजिकली, इमोशनली इस तरह से चीज़ें कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से। तो पॉइंट की बात यह है कि अगर किसी को ये कमी रियलाइज होती है अपने आप में, कमियाँ चाहे शुक्ल पक्ष वाली हो या कृष्ण पक्ष वाली हो, तो वो सिर्फ इसी महीने में नहीं होगी। बस ये बात है कि इस महीने में ज़्यादा होगी क्योंकि ये जो महीना है ये मुख्य रूप से अनाहत ग्रंथि का ही है, मुख्य रूप से। तो ज़्यादा इंसान को ऐसा महसूस होगा, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी महीने होगा। जब किसी को इस तरह की समस्या प्रभावित करती है तो वो पूरे साल करती है। तो आपको हर महीने की कृष्ण पक्ष और चतुर्थी, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष प्रभावित करता है। सिर्फ साल में एक बार छठ कर लेने से कुछ नहीं होता, साल में एक बार करवा चौथ कर लेने से कुछ नहीं होता। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हैं तो आपको पूरे साल की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, और आपको पूरे साल की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और ये दोनों ही सिचुएशंस ना, ये दोनों ही कमियां एक महिला को इमोशनली वीक करती हैं। जब एक महिला में शुक्ल पक्ष में विटामिन डी और कैल्शियम बहुत ज़्यादा कम हो जाए, मतलब शरीर में बहुत कम हो जाए, तो भी उसे इमोशनली और फिज़िकली ये चीज़ कमज़ोर करती है। और जब कृष्ण पक्ष में एक महिला के अंदर जो कमियां हैं B12 और आयरन की, वो बहुत कम हो जाए, तो भी वो एक महिला या लड़की इमोशनली और फिज़िकली अपने आप को वीक, कमज़ोर महसूस करती है। इमोशनली भी वो सफ़र करती है, फिज़िकली भी सफ़र करती है, कृष्ण पक्ष वाले केस में भी और शुक्ल पक्ष वाले केस में भी। तो सिर्फ एक उपवास करने से कुछ नहीं होता, हर महीने की ये करना चाहिए, आपको उपवास करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका एक्चुअल साइंस है। अब ये साइंस मैंने क्यों एक्सप्लेन किया, क्योंकि जब भी हम किसी त्यौहार और पर्व के पीछे का एक्चुअल, भारतीय जितने भी त्यौहार और पर्व और रिचुअल हैं जो ओरिजिनली, वो साइंस की वजह से हैं, वो सिर्फ सेंटिमेंटल रीज़न नहीं है। बाहर के जितने भी उपवास मतलब फेस्टिवल्स हैं वो मोस्टली सेंटिमेंटल है, लेकिन भारत के जो मोस्टली फेस्टिवल्स हैं वो सेंटिमेंटल कम है, साइंटिफिक ज़्यादा है। ये एक बड़ा रीज़न है। पर जितने भी साइंटिफिक रीजंस हैं, उन एक्चुअल रीजंस को ना जानने की वजह से जो बताने का तरीका है वो सेंटिमेंटल कर दिया गया है, और सेंटिमेंटल रीजंस को जो है माइथोलॉजी कहा जाता है। जो सेंटिमेंटल रीजन बना के, गढ़ करके, कहानी बना के आपको बताई जाती है, वो उसे माइथोलॉजी कहा जाता है। पर जो एक्चुअल जो साइंस है वो ना जानने की वजह से कोई आपको नहीं बताता है। इसके कारण, इसकी वजह से होता क्या है, अब जैसे जिनके परिवार का ये रिचुअल है तो वो उस रिचुअल को फॉलो करते हैं बिना साइंस को समझे, तो वो एक तरह से अंधविश्वास बन जाता है। अंधविश्वास क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ के पीछे का एक्चुअल साइंस नहीं समझते हैं और फिर भी हमें फॉलो करना एक कंडीशन हो जाती है, तो उसमें दो चीज़ें उभर के आती हैं। एक तो डर वृत्ति हमारे अंदर जन्म ले लेती है, और दूसरा दिखावा, शो ऑफ, फैशन बन जाता है वो। तो जिसको नहीं भी करना चाहिए वो भी करता है, क्योंकि वो जब दूसरे करते देखता है, जैसे करवा चौथ है, अभी जिन क्षेत्रों में महिलाओं को करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ ऑलरेडी ज़्यादा है, वो भी कर रही हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है जब एक औरत बड़ा सज धज के तैयार होती है और हस्बैंड वाइफ का रिलेशन का है, तो एक सेंटिमेंटल कारण से, और सेंटिमेंटल और प्लस थोड़ा फैशन भी,
कि ये पहनेंगे वो पहनेंगे, तो इस तरह का जो फैशनेबल, इस तरह का सेंटिमेंटल और फैशनेबल रीज़न आ जाता है, ठीक। और उस डर ये कि अगर कुछ छूट गया तो ऐसा हो जाएगा, अगर ये पी लिया तो पति की उम्र कम हो जाएगी ऐसा होता है ना। तो डर और दिखावा, दो वृत्तियां बढ़ती हैं, और ये दोनों वृत्ति, आप कहाँ उपवास कर रहे थे अपने आप को मजबूत करने के लिए, और कहाँ आपने दो नकारात्मक वृत्तियां और बढ़ा ली। तो वी स्ट्रांग होने की बजाय आप कमज़ोर भी हो रहे हैं साथ साथ। तो किसी भी रिचुअल और फेस्टिवल में साइंस को आप समझ करके करेंगे तो डर और दिखावा दोनों चीज़ें नहीं रहेंगी आपके अंदर, ठीक है। और अगर साइंस को नहीं समझ के करेंगे, सिर्फ अंधविश्वासी तरीके से करेंगे, तो डर और दिखावा जीवन भर आपके साथ चलेगा। तो आप खूब मजबूत नहीं होंगे बल्कि कमज़ोर होंगे, ठीक। तो मेरा मकसद यही था कि आप साइंस को समझिए और डर और दिखावे के साथ मत कीजिए कोई भी रिचुअल, उसके साइंस को समझते हुए बड़ी समझदारी से, धैर्य से कीजिए। थैंक यू।